स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड, मार्क्स 34 मार्क्स। इसमें अपन यूनिट सिस्टम की बात करें तो अपन वही 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, और वो यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स या उष्मा गति की। यूनिट फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गति की। उष्मा गतिकी की यहाँ पर 2 यूनिट है। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है, उष्मा गतिकी की फर्स्ट, और सेकंड यूनिट आएगी उष्मा गतिकी सेकंड। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे क्या थर्मोडायनेमिक्स होती है, किस में इसकी स्टडी की जाती है। तो देखो, कोई भी विक्रिया हो रही है ना, किसी भी विक्रिया में चाहे उसकी भौतिक अवस्था बदल रही हो, रिएक्टेंट मान लो सॉलिड हो और प्रोडक्ट लिक्विड हो रहा हो, ठीक है, या कोई भी मान लो सॉलिड लिक्विड से लिक्विड में ही दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हो, तो इसमें कोई ना कोई या तो अभिक्रिया के दौरान अपन ऊर्जा देंगे तो अपन उसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या ये रिएक्शन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा को रिलीज करेगी, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे इसको डिफाइन करने के लिए कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक तथा या रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के दौरान एनर्जी काम में आ रही है कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं, उष्मा गतिकी में। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म है उस प्रायोगिक थीम के लिए इसने अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजी दी, कुछ शब्दावली दी। वो शब्दावली अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शब्दावली है। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, कई बार यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है बीएससी में, तो वो शब्दावली अपन सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह की शब्दावली यूज होती है। ये शब्दावली एक साइंटिस्ट है जे ए बेट्टी, इन्होंने ये शब्दावली प्रतिपादित की है। पहली शब्दावली या पहली टर्म है इसमें सिस्टम, तंत्र। इसको तंत्र कह लो चाहे निकाय कह लो। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मा गति की अध्ययन के लिए चुना जाता है क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे अपन कोई स्टडी कर रहे हैं, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जहां पर जिस बीकर में अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बीकर अपने लिए उस टाइम पे सिस्टम है, ठीक है। जैसे अपन कहीं पर कोई स्टडी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो नोटबुक अपने उस टाइम के लिए सिस्टम है। ये बोर्ड अभी इस टाइम के लिए क्या है, सिस्टम। तो अपन क्या कहेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मा गति के अध्ययन के लिए चुना जाता है क्या कहलाता है, सिस्टम कह लो, तंत्र कह लो या निकाय कह लो। ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मा गति के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मा गति के अध्ययन के लिए चुना जाता है तंत्र कहलाता है। अब देखो, तंत्र के बाद में बात करते हैं अपन सराउंडिंग। दूसरा इसका पार्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग कह लो चाहे पारिपार्श्विक कह लो, सराउंडिंग कह लो चाहे पारिपार्श्विक कह लो। तो अपन ये बोलेंगे कि तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग क्या हो,
क्या कहलाता है, पारिपार्श्विक। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो इसको अलग तरीके से अपन डिफाइन एग्जांपल देके बताएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तंत्र के अलावा, तंत्र के अतिरिक्त कह लो, निकाय के अतिरिक्त कह लो, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक या सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, इसको अपन इस तरह से बता सकते हैं, यानी इसको परिवेश भी बोल सकते हैं, परिवेश। तो अपन दोनों के साथ में मिलीजुली बात ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास में ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड दो चीजों से, यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो अपने पास में क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा, और दूसरा अपने पास में क्या रहेगा, सराउंडिंग रहेगा, तंत्र रहेगा, दूसरा परिवेश रहेगा, ये ब्रह्मांड रहेगा। ठीक है, इसको अपन यूं बता सकते हैं कि मान लो ये ब्रह्मांड है, ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में मान लो ये सिस्टम है, यहां पर अपन कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तंत्र। और तंत्र के अलावा जो शेष भाग है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, पारिपार्श्विक कहलाएगा। अब देखो, जैसे मान लो अपन एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लैब में अपने पास में क्या है, एक बीकर है, उस बीकर को अपन ने ले रखा है और उस बीकर में अपन क्या कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन मिक्सचर डाल रखा है अपन ने, और रिएक्शन मिक्सचर डालने के बाद में कोई भी रिएक्शन संपन्न हो रही है। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर ये बीकर अपने पास में क्या है, बीकर अपने पास में यहां पर तंत्र है। अब आप कहोगे पारिपार्श्विक क्या है, तो पारिपार्श्विक सेक्स ब्रह्मांड है, नहीं। पूरा एनवायरमेंट है, नहीं। पारिपार्श्विक में अपन ये स्टेटमेंट कहते हैं कि अपने जो सिस्टम के अतिरिक्त जो शेष भाग है वो क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड कहलाएगा, लेकिन पारिपार्श्विक कहलाएगा। लेकिन अपन क्या बोलेंगे कि पारिपार्श्विक वहीं तक सीमित होता है जहां तक किए गए एक्सपेरिमेंट का प्रभाव नजर आता हो या तंत्र का प्रभाव नजर आता हो। इसका मतलब अगर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बीकर अपने पास तंत्र है, तो वो लैब अपने पास में सराउंडिंग होगा। अपन ये कभी नहीं कह सकते कि वो पूरा एनवायरमेंट अपने पास में सराउंडिंग होगा, क्योंकि अपने को उस तंत्र का रिजल्ट कहां तक, उस लेबोरेटरी कंडीशन तक ही मिल सकता है ना। तो उन्हीं सीमाओं में अपन क्या बोलेंगे कि जो पारिपार्श्विक की लिमिट होती है इतनी होती है। ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये दो टर्मिनोलॉजी अपन यूज कर चुके, तंत्र और सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। अब अपन बात करते हैं बाउंड्री, थर्ड। इसको हटा देते हैं यहां से, परिसीमा कह लो, बाउंड्री या परिसीमा। बाउंड्री किसको बोलेंगे अपन, पारिपार्श्विक तथा तंत्र को, पारिपार्श्विक तथा तंत्र को अलग करने वाली सीमा, वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। जैसे अपने पास यहां पर अपर मोस्ट पोर्शन में हटा रहा हूं, जैसे अपने पास में किसी भी तरह की बाउंड्री की बात करें अपन, तो बाउंड्री की खास बात क्या हो सकती है। देखो, मैंने कहा ये अपने पास में कोई सिस्टम है, ठीक है, ये अपन ने क्या लिया है, सिस्टम। और सिस्टम के अतिरिक्त ये अपने पास में क्या है, पूरा यूनिवर्स है, और ये क्या आ गया, सराउंडिंग। चलो मैंने लिख दिया सराउंडिंग।
और इसमें मैंने लिख दिया सिस्टम। अब ये जो है ये वॉल है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाउंड्री। अब ध्यान दो इस बाउंड्री की क्या क्या खास बात हो सकती है। जैसे वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स अपने केमिस्ट्री में भी होती है, फिजिक्स का पोर्शन भी थर्मोडायनेमिक्स होता है। केमिस्ट्री में जैसे बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है तो बीकर की वॉल क्या है, रिजिड है, एकदम दृढ़ है। समझ में आ गई बात। तो जो बाउंड्री है वो क्या क्या हो सकती है, वो दृढ़ भी हो सकती है अथवा अदृढ़ भी हो सकती है, नॉन रिजिड। रिजिड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है। रिजिड भी हो सकती है या नॉन रिजिड भी हो सकती है। दूसरी, जैसे अपन केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बीकर की वॉल है, अपन टच कर सकते हैं, अपने को फील होता है कि वास्तव में यहाँ पर वॉल है, बाउंड्री है, सराउंडिंग और सिस्टम के इन बिटवीन बाउंड्री है, तो वो क्या है, रियल है। जबकि अपन जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर रियल नहीं होती, वहां इमेजिनरी है कि यहाँ ये अपरेटस रखा हुआ है, तो अपन ये कह सकते हैं इस अपरेटस की मान लो बाउंड्री ये है, तो वो अपन क्या कह सकते हैं, बाउंड्री दोनों तरह की हो सकती है, बाउंड्री रियल। बाउंड्री अपन देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर अपने पास अपन ने कहा था ये बाउंड्री है, ये सिस्टम का पोर्शन अपन ने बताया था, और ये टोटल यूनिवर्स है अपने पास। यहाँ पर अपन ने कहा ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, इसको अपन ने बाउंड्री कहा था। एक बार अपन वापस से देखते हैं, इस बाउंड्री में दो पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा बाउंड्री क्या हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है, दृढ़ भी हो सकती है और अदृढ़ भी हो सकती है। दूसरी, ये बीकर जैसे अपने पास में बीकर है तो बीकर की दीवार को अपन टच कर सकते हैं, वास्तविक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में चल रहा हो उसकी कोई वॉल नहीं होती, वहां अपन इमेजिनरी देखते हैं, काल्पनिक वॉल देखते हैं, काल्पनिक बाउंड्री देखते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो बाउंड्री हो सकती है वो वास्तविक भी हो सकती है अथवा आभासी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है अथवा क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल और इमेजिनरी दोनों तरह की पॉसिबिलिटी अपने पास में बनती है। दूसरा, डिपेंड करता है कि अपन एक्सपेरिमेंट किस में कर रहे हैं, वॉल कैसी है। वॉल कंडक्टर भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है, तो अपन क्या कह सकते हैं, बाउंड्री होती है वो कुचालक भी हो सकती है अथवा सुचालक भी हो सकती है, अथवा सुचालक भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी अपने पास में किसकी होती है, बाउंड्री की। बाउंड्री समझने के बाद में अपन आते हैं सिस्टम के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार अथवा निकाय के प्रकार पर। देखिएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तंत्र के प्रकार, और जो तंत्र के प्रकार है उनको अपन तीन तरीके से बता सकते हैं। पहला है अपने पास ओपन सिस्टम, जिसको अपन खुला तंत्र बोल सकते हैं, खुला तंत्र। दूसरा है क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र। और तीसरे प्रकार का तंत्र है अपने पास में आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, विलगित तंत्र अपन इसको बता सकते हैं। अब देखो खुला तंत्र क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। जैसे मान लो अपने पास में किसी तरह का कोई कंटेनर हो, और कंटेनर बीकर मान लेते हैं अपन,
ये बीकर अपने पास, और बीकर में कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन हो रही है, या आप पानी भी मान सकते हो, जैसे पानी है, इसमें अपन ने क्या दिया है, अपन ने इसको टेम्परेचर दिया है, इसको गर्म किया है। गर्म करने पर ये क्या होगा, ये यहाँ का वाटर या जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, वेपोराइज होगा, वाष्प अवस्था में जाएगा। तो वाष्प अवस्था में जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी दी और ऊर्जा क्या जा रही है, बाहर इन्वायरमेंट में जा रही है, क्योंकि सिस्टम क्या है, खुला। तो एक तो ऊर्जा जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है, दूसरी बात ऊर्जा के साथ साथ ये वेपोराइज हो रहा है, वाष्प अवस्था में जा रहा है, तो पानी भी क्या हो रहा है, कम। तो अपन कह सकते हैं जो पदार्थ अपन ने लिया था वो भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, यानी ऊर्जा और पदार्थ दोनों का पारिपार्श्विक के साथ में क्या होता है, आदान प्रदान। ऐसे सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं, खुला सिस्टम। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे, वह तंत्र जिसमें पदार्थ व ऊर्जा दोनों का पारिपार्श्विक के साथ, पदार्थ व ऊर्जा दोनों का पारिपार्श्विक के साथ आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, खुले बीकर में रखा गर्म जल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने पास में, खुले बीकर में रखा गर्म जल। इस एग्जाम्पल की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अब देखिएगा सेकंड अपने पास में बंद तंत्र। इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि अपने पास में कोई भी वही बीकर है, इस बीकर को अपन ने क्या किया, ऊपर से किसी प्लेट से या किसी पात्र से अपन ने इस पात्र को बंद कर दिया, किसी भी स्टॉपर से। अब बंद कर दिया, इसमें वही कंटेंट अपने पास में लिया हुआ है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर या जो भी लिक्विड है, और अपन ने इसको क्या किया, गर्म किया। अब गर्म किया तो गर्म करके इसको छोड़ दिया अपन ने। गर्म करने पर ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, गर्म करने पर अपन ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो क्या, यहाँ पर ऊर्जा है, ये ऊर्जा इसका आदान प्रदान हुआ। भाई ऊर्जा क्या हुई है, बाहर निकली है किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये ठंडा हुआ है। लेकिन ये पदार्थ है, ये उतना ही रहेगा, है ना, कि ये मान लो वेपोराइज होगा, वेपोराइज होकर क्या होगा, ऊपर जाएगा, दीवार से टकराकर वापस संघनन होगा और नीचे आएगा। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के तंत्र में केवल ऊर्जा का पारिपार्श्विक के साथ विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं, पदार्थ का नहीं। यानी पदार्थ में चेंज नहीं आता, जितनी क्वांटिटी में अपन ने लिया था उतनी क्वांटिटी में रहता है। इसका एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, बंद पात्र में गर्म जल। बंद पात्र में गर्म द्रव्य कह सकते हैं, गर्म जल कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात यह होती है कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान ही सराउंडिंग के साथ में नहीं होता, है ना। ये पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है। जैसे थर्मस फ्लास्क में कोई चीज अपन रखते हैं, चाय रखते हैं, दूध रखते हैं, कोई भी गर्म लिक्विड रखते हैं, तो काफी देर तक क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, वहां ना ही तो पदार्थ में आदान प्रदान हुआ पारिपार्श्विक के साथ, और ना ही क्या हुआ है, ऊर्जा का। तो अपन क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के तंत्र में पदार्थ तथा इस प्रकार के तंत्र में पदार्थ तथा ऊर्जा दोनों का ही विनिमय
पारिपार्श्विक के साथ नहीं होता। इसके उदाहरण अपन लिख सकते हैं, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल, या ठंडा जल भी कह सकते हैं, ठंडा जल, बर्फ के टुकड़े भी कह सकते हैं, सारी चीजें इसमें आएगी। आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि थर्मस फ्लास्क में कोई भी गर्म या ठंडी चीजें डालते हैं तो वो क्रमशः ठंडी व गर्म होती रहती है। मतलब जो ठंडी गर्म चीजें डालती है वो एक निश्चित टाइम के बाद में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये तो नहीं होता है कि पूरे दिन भर उसमें गर्म रहती है। इसका मतलब ये हुआ प्रकृति में पूरी तरह से या 100% विलगित तंत्र संभव नहीं है। अपन इस बात को भूल नहीं सकेंगे कि प्रकृति में आइसोलेटेड सिस्टम है लेकिन 100% नहीं है। जो अपन ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं कि दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, होता है, ऊर्जा का होता है, धीरे धीरे हो सकता है, तभी तो उसमें जो लिक्विड अपन ने डाल रखा है वो लिक्विड टाइम के साथ में क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो ये विलगित तंत्र की खास बात, और ये हो गए टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब अपन क्या कह सकते हैं, ये जो सिस्टम के प्रकार हैं वो किसके आधार पे थे, ये पदार्थ तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर थे। पदार्थ तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर अपन ने इसको डिवाइड किया था 3 भागों में। अब अपन सिस्टम को फिर से डिवाइड करते हैं इसके संगठन के आधार पर। तो ये समांगी और विसमांगी सिस्टम होता है, 2 प्रकार का, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। बात करते हैं इसकी। तंत्र के प्रकार, पहला समांगी तंत्र। होमोजीनस सिस्टम, ये किसके आधार पर है, अपन यहां लिख सकते हैं संगठन के आधार पर तंत्र के प्रकार। दूसरा वर्गीकरण है आधार पर तंत्र के प्रकार। समांगी तंत्र का मतलब है कि तंत्र के प्रत्येक भाग में तंत्र के प्रत्येक भाग में संगठन समान होता है। संगठन समान रहता है, तंत्र के प्रत्येक भाग में संगठन समान रहता है। एग्जाम्पल, चीनी का घोल कह दो या नमक का घोल कह दो, उसको अपन देखेंगे तो जितनी चीनी घुली हुई ऊपर की सरफेस में है वही बीच में होगी, वही नीचे की तरफ होगी। ये कभी नहीं होगा कि वहां पर स्थितियां अलग अलग देखने को मिलेगी, स्थितियां सेम देखने को मिलेगी। जितना संगठन वहां ऊपर की सरफेस पे होगा उतना ही नीचे की सरफेस पे होगा। तो दूसरा अपने पास में अपन विसमांगी तंत्र की बात कर लेते हैं। विसमांगी तंत्र, हेट्रोजीनस सिस्टम। तो इसमें अपन कह सकते हैं तंत्र के प्रत्येक भाग में संगठन समान ना होकर अलग अलग होता है। ऐसे तंत्र को अपन क्या बोलते हैं,
विसमांगी तंत्र बोलते हैं। और बतौर एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण। मिट्टी कभी भी क्या होती है, पानी में नहीं घुलती, नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो नीचे की तरफ तो इसकी सांद्रता है, इसका संगठन अलग होगा, और ऊपर की सतह पर इसकी संगठन और सांद्रता क्या रहेगी, अलग अलग। ऐसे तंत्र को अपन क्या बोल सकते हैं, विसमांगी तंत्र। और भी एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं, जैसे पानी तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण H2O प्लस CCl4 का मिश्रण, ये भी आपस में क्या नहीं होंगे, अच्छे से मिक्सिबल नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है। और पानी के संपर्क में अगर आइस आती है, आइस का कोलाइडी सॉल्यूशन, वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक, ये अपने पास में संगठन के आधार पर क्या हुए, तंत्र के प्रकार। अब बात करते हैं अपन तंत्र के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। और सिस्टम के गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुणधर्म। पहला अपने पास में है मात्रात्मक गुणधर्म, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। मात्रात्मक गुणधर्म का मतलब होता है तंत्र के वे गुणधर्म जो उसमें पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो। क्या कह सकते हैं अपन कि तंत्र के वे गुणधर्म जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो। तंत्र के वे गुणधर्म जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो। निर्भर करते हो क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। अब मात्रा पर निर्भर करने का मीनिंग ये है कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल ही है। जैसे अपने पास में द्रव्यमान है, द्रव्यमान अपने पास है क्या, मात्रा पर निर्भर करता है कि अपन ने जो कंटेनर ले रखा है, अपन ने जो बीकर ले रखा है, उसमें 1 लीटर ले रखा है, 500 ml ले रखा है, 50 ml ले रखा है, 100 ml ले रखा है, वो क्या है, उसका द्रव्यमान है, उसका मास है। ठीक है ना। आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इसके अंदर क्या होगा, शामिल होगा। आयतन, वो उसका आयतन है। और दूसरी चीज, अगर मान लो अपने पास में कोई ठोस वस्तु है, कोई ठोस कंटेंट है, तो वो ग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। और अगर कोई लिक्विड है तो वो किस में आ जाएगा, अपने पास में वॉल्यूम में आ जाएगा। उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं अपन, हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये होती है कि ये किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या हो जाएगी, उष्माधारिता। अब देखो, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, अब मैंने मान लो पदार्थ की अमाउंट ज्यादा कर दी। ठीक है। मान लो पहले अपने पास में 50 ml पानी था, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई उष्मा दी अपन ने। अब मैंने उसको 500 ml कर दिया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी उष्मा की आवश्यकता थोड़ी होगी, ज्यादा की होगी, क्योंकि अपने पदार्थ की मात्रा को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो उष्मा की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो अपन उसमें क्या बोलेंगे, उष्माधारिता या हीट कैपेसिटी भी इसका एग्जांपल है, उष्माधारिता। आगे बात करेंगे अपन एंथैल्पी, यानी अपन एक ट्रिक बता सकते हैं। हर प्रकार की ऊर्जा होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी ले लो, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा ले लो, एंट्रोपी ले लो, ये सारी की सारी किस में आती है, मात्रात्मक गुणधर्म में शामिल करते हैं अपन इसको। तो एंथैल्पी, और एग्जांपल देखें तो एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा, जितनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा रहेगी इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कोलाइजन उतना ही ज्यादा रहेगा।
एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी एंट्रोपी होती है अपने पास में सिस्टम की रैंडमनेस, अव्यवस्था, है ना, कि अव्यवस्था का मतलब होता है जितनी सिस्टम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, मान लो गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए, वहां पर पहले अपन ने आयतन कम कर रखा है तो गैस के अणुओं में अव्यवस्था रहेगी, और ज्यादा डाल दिया तो अव्यवस्था क्या रहेगी, ज्यादा। तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मात्रा का मान बढ़ेगा, तो एंट्रोपी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंथैल्पी हो गई अपने पास में, आंतरिक ऊर्जा हो गई, एंट्रोपी हो गई, इनकी मान में वृद्धि होती है। किसके साथ में, जैसे अपन तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं उसके साथ साथ इसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट आता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इसमें मुक्त ऊर्जा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसकी कैटेगरी में शामिल होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मात्रात्मक गुणधरों की कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी अपन यही बात कर लेते हैं, इंटेंसिव या मात्रा स्वतंत्र अथवा गहन गुण, मात्रा स्वतंत्र अथवा गहन गुण, गहन गुण जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, यहां अपन बोले थे तंत्र के वे गुणधर्म जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो क्या बोलेंगे, तंत्र के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हो, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हो। वो क्या कहलाते हैं, वो मात्रा स्वतंत्र अथवा गहन गुणों की कैटेगरी में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल, प्रकृति में मीनिंग ये है कि अगर अपने पास में वाटर है, वाटर अपने पास में कितना भी हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना है। अगर वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड शॉर्ट टाइम में आ जाएगा, जबकि वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जो अपने पास में मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है वो वाटर है तो फिक्स है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ईथर है तो रूम टेम्परेचर के आसपास है। तो क्वथनांक उसी तरह से गलनांक ये फिक्स है, जो वैल्यू फिक्स होती है, घनत्व है, ये सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में शामिल होते हैं। दूसरी में थोड़ी सी याद करने की ट्रिक बता दूं आपको कि जो भी अपने पास में स्पीसीज है उसके नाम से पहले मोलर लग जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, इंटेंसिव, क्योंकि वो पर मोल हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, पर मोल। तो मोलर स्पीसीज सारी की सारी क्या है, मात्रा स्वतंत्र अथवा गहन गण। जैसे मैं बोलूं मोलर उष्माधारिता, मोलर उष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी किस में शामिल होगी, इंटेंसिव में। मोलर एंथैल्पी किस में शामिल होगी, इंटेंसिव में। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि m अपॉन में v है, ये किस में शामिल होगी, तो m क्या है, मास, v क्या है, वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम किस में, देखना इधर, मास और वॉल्यूम तो होनी तो चाहिए किस में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। लेकिन अपने को पता है m अपॉन में v क्या होता है, d, और डेंसिटी यानी घनत्व किसमें शामिल है, इंटेंसिव में। तो याद रखना दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एवरेज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एवरेज हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ऑलवेज। जैसे मेरे पास में v अपॉन में m दे दे, v अपॉन में m, तो v अपॉन में m क्या हो जाएगा, विशिष्ट आयतन। और विशिष्ट आयतन v और m तो दोनों क्या है, एक्सटेंसिव, लेकिन विशिष्ट आयतन किसकी प्रॉपर्टी में शामिल होगा, मात्रा स्वतंत्र अथवा गहन गुणों की प्रॉपर्टी में शामिल होगा। ओके, थैंक यू। आगे अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे।